तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर वित्त मंत्री और उनकी पूरी बजट की टीम एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। हर वो सवाल जो तमाम पत्रकारों के जहन में था, हर एक सवाल का जवाब दिया और उन्होंने खास तौर से एक एक बात को इस प्रकार से रखा कि आखिर जो भी शंकाएं हैं आपके मन में उसको दूर कर लीजिए। और वो जो उनका एक थीम था पूरा एक तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर था ऋतु। और वो बिल्कुल उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में पहले सवाल के बाद ही ये कहा कि पूरे बजट को हम एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट का जो एब्रिविएशन उन्होंने दिया है विस्तार से उन्होंने कहा कि उससे समझा जा सकता है। ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन, एम का एमएसएमई, पी का प्रोडक्टिविटी, एल का लैंड, ओ का अपॉर्चुनिटी, वाई का यूथ और आगे और फिर अगले एम से मिडिल क्लास को वो कैटर करती नजर आती हैं। तो ई से एनर्जी सिक्योरिटी की बात करती हैं और फिर एन से न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करती हैं, टी फॉर टेक्नोलॉजी। यानी कि ये सभी वो क्षेत्र हैं जिन पे फोकस तरीके से किया गया है और इसका एब्रिविएशन एम्प्लॉयमेंट के तरीके से यानी कि रोजगार परक पूरी तरीके से बजट की नीति आगे दिखाई पड़ रही ऋतु। बिल्कुल, इससे ये समझा जा सकता है कि इस बजट का सबसे ज्यादा फोकस जो है एम्प्लॉयमेंट में है। विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रावधानों के साथ, आवंटनों के साथ मूल जो एक है बजट में वो रोजगार है। युवाओं को लेकर कई ऐसे एक तरह से प्रावधान किए गए हैं अरेंद्र, जिन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hi bro. How was your week? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? Mine. Mine was as exciting as ever. Join the Indian Army. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार बजट 2024 के इस कार्यक्रम में हम आपको हर पल की खबर बता रहे हैं और इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या प्रमुख बातें हैं। आइए आपको फिर से बताते हैं कि आज के बजट के बड़े पॉइंट्स, हाईलाइट्स क्या है, आपको दिखाते हैं। बजट हाईलाइट के प्रायोजक हैं नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906।
तो आपने देखा ये तमाम प्रावधान जो बजट की बड़ी विशेषताएं बताते हैं। हमारे साथ इन बजट की विशेषताओं पर का विश्लेषण करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी, जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपना जो रिएक्शन दिया इस बजट को लेकर, उन्होंने कहा कि साहब नई ऊर्जा, नए अवसर और नए संभावनाओं के लिए, जिसमें सभी वर्गों को समाहित करके आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश दिखाई पड़ती है और सबका हित ध्यान रखा गया, ये दिखाई पड़ता। आपका रिएक्शन बजट को लेकर क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही समावेशी स्टेटमेंट दिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बजट के अंदर जो 4 इम्पॉर्टेंट टारगेटेड इंटरवेंशन के फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो अन्नदाता किसान है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, गरीब, युवा और महिलाएं। तो ये एक वल्नरेबल ग्रुप है जिसको पूरा टारगेट करके इन्होंने इस बजट को बनाया है। अब इसमें देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय वो है कि कस्टमर के हाथ में या जनता के हाथ में अगर कुछ पैसा आएगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो उसका इस पे ध्यान दिया गया है। किसान पर इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि भारत की अभी भी लगभग 50-55% आबादी जो है कृषि और कृषि आधारित क्षेत्रों पर निर्भर है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि किसानों को किसी डायरेक्ट इंसेंटिव की जगह जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, मेकिंग देम सेल्फ सस्टेनिंग एंड एम्पावर्ड। और उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल की बात की है। किसानों के लिए 3-4 चीज़ें, एक तो रिसर्च पे फोकस किया गया है जिसमें नई वेराइटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, और उसके बाद में ये स्पेशली द focus on the digital survey and digital public infrastructure for the farmer। वो एक बहुत ही की इंटरवेंशन है जो किया है, क्योंकि किसान को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको चाहिए कि मौसम की जानकारी, फर्टिलाइज़र की जानकारी, बाजार की जानकारी, वैरायटीज़ की जानकारी, पेस्ट की जानकारी। और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, वो पूरे दुनिया के लिए एक ईर्ष्या का विषय बन गया है, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और किसानों को इससे जोड़ने की जो बात है, जैसे हमारा पेमेंट सिस्टम है, यूपे है, या हमारा जो रुपी पेमेंट वाला सिस्टम है, वो जो यूपीआई वाला सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसानों को इंफॉर्मेशन से जोड़ने की बात है, जिसमें सेंसर है और एक और अगले 3 साल के अंदर सारे किसानों को जोड़ने की बात कही गई है। 400 डिस्ट्रिक्ट का डिजिटल सर्वे की बात कही गई है, तो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोजगार परक चीज़ के लिए उसने एमएसएमई के ऊपर एक विशेष रूप से ध्यान किया। एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या एक तो ये कि स्किल डेवलपमेंट पे आप देखिए कि तरह तरह की स्कीम्स का इसके अंदर किया गया है। और एमएसएमई आजकल देखिए कि धीरे धीरे एमएसएमई भी जो है वो हाई एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एमएसएमई के लिए इसके अंदर इस चीज़ को ध्यान रखा गया है कि कैसे उनको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और उसके बाद में रोजगार परखता उनको इंटर्नशिप के लिए बड़ी कंपनियों के साथ उनका इंटर्नशिप की जाए। और मतलब सरकार और भी आगे तक गई है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि कुछ लोगों का एम्प्लॉयमेंट में 1 महीने की सैलरी देने तक की बात जो बजट के अंदर प्रॉमिस किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेसर साहब, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हमने देखा कि कई बड़े एक तरह से ऐलान किए गए हैं, और भारत में ये भी देखा गया कोविड के बाद से जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था उभरी है, उसमें देश दुनिया ने देखा कि पीएलआई स्कीम का एक अहम रोल रहा है। और उसी की तर्ज पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत होने जा रही है। आपको क्या लगता है किस बड़े बदलाव को आप देख रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी अगर बात की जा रही है तो एमएसएमई की दिशा में भी जहां है तो उसका भी सीधा असर रोजगार पर ही पड़ने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने पीएलआई के अंदर देखा कि पीएलआई हमारी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन की स्कीम रही, उसमें आपने 3-4 चीज़ें देखी। भारत जो है वो एक मोबाइल इंपोर्टर, नेट मोबाइल इंपोर्टर देश से नेट मोबाइल एक्सपोर्टर हो गए, और बहुत जल्दी भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर में शामिल हुआ। ऐसे ही पीएलआई का प्रभाव आपने डिफेंस में देखा। डिफेंस के अंदर हम इंपोर्ट करते थे, अब डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। टॉयज वाज अनदर थिंग जिसमें पीएलआई का फर्क पड़ा है कि हाँ, उस स्कीम से हमने टॉयज का भारत एक नेट एक्सपोर्टर हो गया। नाउ एमएसएमई के अंदर जो रोजगार परकता की जो स्कीम्स आई हैं, जिसके अंदर राइट फ्रॉम देयर स्किल डेवलपमेंट, राइट फ्रॉम
इंटर्नशिप एंड जॉब, कुछ ईपीओ के जरिए भी कुछ पैसे की जो बात कही गई है, तो उससे मुझे लगता है कि ये स्किल डेवलपमेंट से इनको रोजगार का, युवाओं को अवसर मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जैसे कृषि के लिए भी वहाँ भी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। और न केवल ये बढ़ेंगी, एक स्ट्रेटेजिक तौर के। अच्छा, ई कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स न केवल एक्सपोर्ट या बाजार बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, गाँव के अंदर या स्मॉल इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री, तो जो स्मॉल रूरल एरियाज हैं या टाउन्स हैं, वहाँ पे जो एमएसएमई है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपने बाजार को ढूंढने के लिए एक बाजार की आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो ये एक आप देखिए, पहले हमने एक इंटरवेंशन किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सो एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज आइडेंटिफाइड ए प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब। इट्स अमेजिंग स्ट्रेटेजी विच हैज गॉन। और इसी को ध्यान में रखते हुए यो ई कॉमर्स और आईसीटी से एक्सपोर्ट को जोड़ने के लिए जो कदम इसमें उठाए गए हैं, उससे मुझे लगता है कि निर्यात के अंदर जो है निश्चित रूप से एक सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आप देखिए कि जैसे सोना और चांदी है, उसके अंदर ड्यूटीज को कम बढ़ाया गया। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सोने चांदी पे जब ड्यूटी बढ़ती है तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन स्मगलिंग। तो वो ड्यूटी कम होने से तो स्मगलिंग कम होगा और एक्सपोर्टर्स को एक फायदा होता है, क्योंकि जो इनपुट चाहिए, सोने चांदी जैसी चीज भी सस्ती होकर लोगों के हिस्से तक पहुंचेगी, तो कम से कम ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन बजट के बाद से लगातार रिएक्शंस भी तमाम लोगों के आ रहे हैं, उसको भी हम आपके सामने रखते हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो कि इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट के बाद में क्या कुछ कहा, प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। यह सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और गरीब महिलाओं के लिए भी, युवाओं और अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है, और इसलिए मैं पुनः इस कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। और आइए अब देखते हैं कि एनडीए के प्रमुख सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में बिहार के विकास के लिए कई सारी योजनाओं को शुरू करने का काम हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने बिहार के लिए विशेष सहायता की मांग की थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। शुरू से कह दिया था कि या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। तो विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। तो बिहार ही नहीं ऋतु, बल्कि कह सकते हैं पूरे पूर्वी भारत को लेकर कहीं ना कहीं बजट में बड़ा फोकस तरीके से प्लानिंग और योजनाएं, घोषणाएं दिखाई पड़ रही। वहीं उद्योग जगत ने भी केंद्रीय बजट 2024 को विकास का रोड मैप बताया है। देश के प्रमुख उद्यमियों का कहना है कि यह संतुलित बजट है। सीआईआई उद्योग संगठन के अध्यक्ष और आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा है कि यह बजट विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन तमाम प्रमुख उद्योगपतियों ने। कॉम्प्रिहेंसिव बजट है और इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म प्रोसेस, इकॉनमी का ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, उसके बारे में बहुत पावरफुल और क्लियर स्टेटमेंट्स हैं। लॉट ऑफ फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है जिससे काफ़ी सफलता मिली है पहले, वो कंटिन्यू है। और उसके अलावा एमएसएमई, स्किलिंग, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी के अलावा रेजिलियंस से बात हुई है। तो ऑल वेरी कॉम्प्रिहेंसिव
बजट। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी बजट पे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कुछ फोकस रहे हैं। आपने इनकम टैक्स का अगर देखें तो वहाँ भी हम एक सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं, लेकिन वहाँ पे छूट भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरह से देख रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में, फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हम पहले भी बात कर रहे थे बजट से पहले। अल्टीमेटली इंडस्ट्री को भी आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक जो एजेंडा रखा है कि दे वांट मोर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ग्रोथ, दे वांट मोर एग्री, रूरल, आत्मनिर्भर भारत ग्रोथ। तो आई थिंक इंडस्ट्री ऑल्सो शुड पुट इन मनी इन दैट ओनली। ये बजट है, ये काफ़ी वेल बैलेंस्ड बजट है। कि जो वित्त मंत्री ने अपनी जो फिस्कल डेफिसिट को 4.9% तक कंटेन किया है, वो बहुत अच्छा सिग्नल है। और उन्होंने अगले साल का भी अनाउंस किया है कि हम 4.5% तक ही रहेंगे। और उसके बाद का भी उन्होंने अनाउंस किया है कि जो बोरोइंग प्रोग्राम रहेगा सरकार का अपना, वो ईयर ऑन ईयर कम होता जाएगा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, जो इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है कि अगले 5-10 साल तक की भी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके बारे में भी फोकस किया है। और फोकस काफ़ी एरियाज़ काफ़ी वाइड स्प्रेड हैं। विमेन, एग्रीकल्चर, सिटीज़, रूरल डेवलपमेंट, बहुत सारे एरियाज कवर किए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी। सो ओवरऑल आई वुड से वेरी वेल डन बजट। और बजट को लेकर प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। Which he has announced, I don't want to repeat on that. And as far as my department is concerned, especially in MNRE, many things it has been announced, and the major key areas are poor, women, youth and farmer. And in that, related to my department, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, this has already announced more than 1.28 crore registrations have already taken place, and 14 lakh applications we have received, and whatever needed to do to achieve this target, we are doing everything on that, and we will see that the Prime Minister ambitious target of achieving 1 crore household to be connected with the rooftop solar with a subsidy of maximum rupees 78,000 rupees for every household. This itself is a very big scheme for two reasons. One is middle class, lower middle class and poor class people. They will be very much benefited out of this. The people who do not need 300 units of, I think with this 78,000 subsidy, with 3 kV, with the installation of 3 kV, we can produce around 300 units of the power. तो आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और बहुत छोटा सा जवाब सर एक आपसे चाहेंगे प्रोफेसर जोशी की, इंडस्ट्री के लीडर्स को हमने सुना और निजी निवेश नहीं हो रहा, ये अपने आप एक चिंता का विषय था, लेकिन लगातार बजट के बाद में वो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको लगता है कि अब एक गुंजाइश दिखाई पड़ रही है उस लिहाज से? देखिए, इसमें सिस्टम्स को रैशनलाइज करने की तरफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट पर ध्यान दिया गया है। और दूसरा, जैसा कि अभी आपने देखा कि विदेशी शिपिंग कंपनियों को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए फैसिलिटेट किया गया है। तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे स्टेप ऐसे हैं जो हर्डल्स को कम करते हैं।
और इन हर्डल्स को कम करने से मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, और जैसा कि आपने अभी इंडस्ट्री में देखा, सीआईआई के इंडस्ट्री लीडर्स अभी बता रहे थे कि उनका जो है इंडियन इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स रिजाइम, स्टेबिलिटी ऑफ द लॉ रिजाइम के अंदर फेथ बढ़ेगा, और आने वाले टाइम के अंदर जो है वो मुझे पूरा विश्वास है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सरासर बढ़ती जाएगी, और ये एक ऐसा इकोसिस्टम एक भारत के अंदर क्रिएट करने के अंदर मदद मिलेगी इस बजट से, जिसके अंदर एक स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ट्रांसपेरेंसी हो। जी हाँ, बिल्कुल प्रोफेसर साहब, इकोनॉमिक समीक्षा में, मतलब आर्थिक समीक्षा में भी ये कहा गया था कि किस तरह से कॉर्पोरेट जगत पे एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, और वही दिखाई भी दी बजट में भी। और बजट में भी दिखा कि जिस तरह से उद्योग जगत ने इस पूरे बजट को एक तरह से सराहा है और अपनी भूमिका को भी और आगे बढ़ाने की बात की है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी बात हुई है जो सहूलियत देगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं इस कार्यक्रम में। Hi bro. How's your week? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? Mine. Mine was as exciting as ever. Join the Indian Army. और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और लगातार तो हम बजट को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं और तमाम सेक्टर्स में जिस प्रकार के एलोकेशंस किए गए हैं, योजनाओं को लेकर आया गया है, एक पॉजिटिव एक मोमेंटम बनता दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अब यहां से आगे का सफर तय होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि ये बजट गांव गरीब को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है, उन्होंने जिक्र करा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग जो गरीबी से बाहर आए हैं, उनके लिए ये बहुत एक तरह से आने वाले समय में न्यू मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा बजट है ये। बिल्कुल। और हर वर्ग को उसके हिस्से का हक देने की कोशिश सामाजिक आर्थिक योजनाओं के तरीके से दिखाई पड़ रही है। फिलहाल बजट 2024 के इस लगातार चल रहे कार्यक्रम में मेरे और मेरी सहयोगी रितु के साथ इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे दो और सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे, प्रखर और आंचल। वो पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते। बजट 2024 के प्रायोजक थे नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906। कैसा रहा आम बजट 2024? क्या होगा देशवासियों को फायदा? देश के विभिन्न सेक्टर्स पर क्या पड़ेगा प्रभाव? वहीं विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में कैसे बल देगा यह बजट? जानेंगे बजट से जुड़े हर सवालों के जवाब सीधा वित्त मंत्री से। देखिए वित्त मंत्री से सीधा संवाद सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने? शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव,
खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रायोजक हैं नेशनल इंश्योरेंस, ट्रस्टेड सिंस 1906। नमस्कार, बजट से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का बजट उन्होंने आज पेश कर दिया। और इस बजट में युवाओं का, छात्रों का, किसानों का, मध्यम वर्ग का, महिलाओं का, यानी सभी लोगों का खास ख्याल रखा गया है। आंचल। बिल्कुल, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आज जो तमाम सौगातें निकली हैं, जिसमें 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसका ब्लूप्रिंट हम इस बजट में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से बहुत अहम बातें सामने निकल कर आई, जिसमें मध्यम वर्ग का ये बजट, आपका मेरा हम सबका बजट, जो वित्तीय समावेशन को साथ लेकर चलता है और रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई के साथ साथ जब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग की, जो कि इस पूरे बजट के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया, यानी पूरे बजट का ताना बाना इन्हीं 4 विषयों के आसपास बुना गया है। और इस पूरे हम कह सकते हैं बजट को खंगालने के लिए बेहद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेगी, क्योंकि जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर भी हम लेंगे एक फीडबैक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आम बजट की सराहना, कहा विकसित भारत की ठोस नींव रखेगा ये बजट, बताया समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला और नौजवानों को अनगिनत अवसर देने वाला बजट, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में भी मिलेगी मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट। लगातार 7वीं बार बजट पेश कर मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा। विकसित भारत के उद्देश्य से सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने को लेकर 9 प्राथमिकताओं पर जोर। बजट 2024-25 रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित। बजट के बाद वित्त मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री ने कहा बजट में सभी राज्यों के विकास का प्रावधान, कहा लोगों में तेजी से बढ़ रहा है नई आयकर प्रणाली को लेकर आकर्षण। चार करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर में बड़ी राहत। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, 3 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बजट में बड़ा ऐलान। 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। शिक्षा और स्किलिंग के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। मुद्रा लोन की स्कीम हुई डबल। 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका। महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। 32 फसलों की 109 वैरायटी होंगी लॉन्च। लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी 6 करोड़ किसानों की जानकारी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड किए जाएंगे जारी।
बजट में कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर, सी फूड्स हुए सस्ते। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% और सोना चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी हुई 6%। पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को विशेष सौगात। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए और बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए की मदद। चारों राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष योजना। राजनीतिक जगत से लेकर कारोबारियों ने किया बजट का स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया जनहितैषी, विकास हितैषी और दूरदर्शी बजट। संसदीय कार्य मंत्री ने किरेन रिजिजू को कहा बजट हर वर्ग के लिए है खास। वो साफ तौर पर जिस तरह से बजट में युवाओं, महिला और ख़ास तौर पर कौशल प्रशिक्षण नौकरियों को लेकर जोर दिया गया है। और अगर हम बड़ी बातों का जिक्र करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 7वें बजट को पेश करते हुए अलग अलग जो तमाम सेक्टर्स हैं उसमें कई बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि आम आदमी को कई मोर्चों पर राहत दी गई है। तो जो अब तक नहीं जुड़े थे, जिनको नहीं पता था, आप इस रिपोर्ट को समझिए और बजट की बड़ी बातों पर डालते हैं एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया एनडीए 3.0 का पहला पूर्ण बजट। विकसित भारत के लिए 9 सूत्रीय रोड मैप का ऐलान। साल 2024-25 में देश के विकास पर खर्च होंगे 48,21,000 करोड़ रुपए। एनडीए 3.0 के पहले बजट का फोकस रोजगार सृजन, कौशल विकास, एमएसएमई सेक्टर और मध्यम वर्ग पर। वित्त मंत्री की नीतियों के केंद्र में गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण। किसी भी नए टैक्स की घोषणा नहीं। रोजगार और कौशल विकास के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत 5 योजनाओं की घोषणा की। अगले 5 सालों में रोजगार सृजन के लिए खर्च होंगे 2 लाख करोड़ रुपए। 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा फायदा। पीएलआई की तर्ज पर प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज में ईएलआई की घोषणा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पैकेज के तहत 3 नई योजनाओं का ऐलान। पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हर नए रोजगार सृजन पर सरकार ईपीएफओ योगदान में कंपनियों को देगी सहयोग। कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री के नए पैकेज की घोषणा। अगले 5 सालों में उद्योग जगत के लिए तैयार किए जाएंगे 20 लाख युवा। शिक्षा और कौशल विकास के लिए दिए जाने वाले लोन पर मिलेगी सरकार की गारंटी और सब्सिडी भी। विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताओं पर दिखा फोकस। खेती-बाड़ी, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के सुधारों के बुनियाद पर बनेंगे भविष्य के बजट। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% के टैक्स का प्रस्ताव। करीब 4 करोड़ वेतनभोगियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 के बढ़ाकर 75,000 रुपए। पेंशन धारकों के लिए सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई। केंद्रीय बजट में दिखा वित्तीय अनुशासन पर जोर। इस साल के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान। अगले साल के लिए वित्त मंत्री ने रखा 4.5% का लक्ष्य। केंद्रीय बजट में सरकार का बुनियादी ढांचे के विकास पर साफ दिखा फोकस। सरकार का कुल पूंजीगत खर्चा 15 लाख करोड़ रुपए के पार। सरकार का इस साल का कैपेक्स 11,11,111 करोड़ रुपए। खेती बाड़ी और किसान कल्याण के कार्यक्रमों के लिए वित्त मंत्री ने 1,52,000 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का करेगी इस्तेमाल। 6 करोड़ किसानों की जमीन की बनेगी रजिस्ट्री। दलहन और तिलहन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। सब्जियों के उत्पादन और सप्लाई चेन के लिए एफपीओज, सहकारी संस्थाओं और स्टार्टअप्स को दिया जाएगा बढ़ावा। रक्षा मंत्रालय के लिए 4.5 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 1.5 लाख करोड़, शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ और आईटी और दूरसंचार के लिए 1,16,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। वित्त मंत्री ने बजट में पीएम शहरी विकास योजना 2.0 का किया ऐलान। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ घर बनाने पर होगा 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च। सरकार देगी ब्याज में राहत। बजट में देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास पर दिखेगा खास फोकस। बिहार और आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान। बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 47,400 करोड़ रुपए का प्रावधान। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए मिलेंगे 15,000 करोड़।
बजट में महिला कल्याण पर भी दिखा बड़ा फोकस। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। जनजाति कल्याण के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश के 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातियों के लिए कल्याण की बनेगी नई योजना। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फोकस। छोटे उद्यमों को कर्ज में राहत देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान। मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी में कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। देश में नवाचार और R&D को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए फंड का किया जाएगा प्रावधान। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का होगा गठन। स्पेस सेक्टर के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान। देश में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते। सोलर एनर्जी, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर और टेक्सटाइल पर वित्त मंत्री ने घटाई कस्टम ड्यूटी। कैंसर की 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की गई। वित्त मंत्री ने महिलाओं को दिया तोहफा। भारत में सोने और कीमती धातुओं की ज्वेलरी बनाना होगा आसान। सोने, चांदी और प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी 9% तक घटाई गई। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह के एंजल टैक्स को समाप्त करने का किया ऐलान। देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटकर 35% किया गया। और शेयर बाजार में वायदा कारोबार में लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को किया सरलीकरण। अब देश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा।